ह्यूमैनिटीज़ साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जेपीएससी एवं जेएसएससी के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से कर रहे हैं और इसमें जो जितने भी लगभग संभावित प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों का हम लोग चर्चा कर पाते हैं। आज जो है हम लोग का डिस्कशन का मुद्दा जो है वो है पर्यावरण। तो आज हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से पर्यावरण के कौन से घटक हैं। तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, अजैविक घटक को अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो इसका दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ये एंड बी, है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो इसीलिए। तो जैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जान हो, बायोटिक कंपोनेंट जिसको कहते हैं जिसमें लाइफ हो। अजैविक घटक जिसको अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं जिसमें जान नहीं हो। तो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अजैविक घटक है। अजैविक घटक मतलब जिसमें जान नहीं है, तो जल, हवा, चट्टान तीनों, इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है। जैविक घटक नहीं है मतलब इसमें से पूछ रहा है कौन अजैविक है, मतलब जिसमें जान नहीं है। तो ताप, टेम्परेचर पे जान नहीं है, बाकी जीव जंतु में जान है, पेड़ पौधा में जान है ना। तो ये दोनों जैविक हो जाएगा, लेकिन ताप जो है वो अजैविक हो जाएगा, है ना। निम्न में से कौन अप्राकृतिक या मानवकृत पर्यावरण के उदाहरण है। मानवकृत का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित। जैसे आज हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो या तो सूती से बना है, या रेशम से बना है, या ऊन से बना है। मिला तो हम लोग को प्रकृति से है, सूती भी मिला है तो प्रकृति से मिला है, लेकिन हम लोग उसको इतना परिवर्तन कर देते हैं कि अब लगता ही नहीं है कि ये मतलब जो है वो प्रकृति से मिला हुआ है। बाकी अगर हम दुनिया में आसपास में जितने सारे चीज़ देखते हैं सब कुछ प्रकृति से ही मिला हुआ है, परंतु मानव उसमें अपने तकनीकी वगैरह को जोड़ करके जो है वो एकदम ही नया चीज़ बना देता है। तो उसी को कहते हैं मानवकृत, है ना। तो देखिए रोड जो है वो मानवकृत चीज़ है, नगरीकरण जो है मतलब शहर बना देना ये भी मानवकृत है, इसीलिए ये दोनों जो है वो मानवकृत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रदूषण के कारण है। तो देखिए शीशा जिसको लीड कहते हैं प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है इसे। कार्बन मोनोऑक्साइड उसको कहते हैं जब कोई चीज़ को जलाते हैं तो अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिला, उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला, तब वो कंप्लीट कंबशन उसका नहीं होता है और उस समय जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, है ना। तो ये भी जो है वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारक है। अगर कोई आदमी 2 मिनट तक लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड्स कंज्यूम कर लेना तो मतलब वो बहुत ही घातक सिद्ध होता है उनके लिए और उनका मृत्यु लगभग निश्चित हो जाता है। सल्फर भी जो है वो कार्बन मतलब वो वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। अगला प्रश्न है कि 20 हर्ट्ज से मनुष्य जो है वो कहाँ तक सुन सकता है। तो ध्वनि उसका रेंज क्या होता है ना। तो देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो मनुष्य का ध्वनि रेंज होता है, मतलब यहाँ तक कोई व्यक्ति सुन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो मनुष्य की ऑडिबल होता है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। बहुत सारे जानवर हैं जो 20 हर्ट्ज से कम सुन पाते हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी सुन पाते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिन में कितना डेसिबल तथा रात में 35 डेसिबल तक की ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बताया। तो देखिए दिन में हलचल ज़्यादा होता है तो दिन में अगर 45 डेसिबल तक हम लोग सुनते हैं और रात में जो है वो 35 डेसिबल तक, तो ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हम लोग सुनते हैं और उससे कम भी, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा अगर, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसीलिए देखिएगा समय समय पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है या तो फिर हमारे सरकार जो होते हैं वो निर्णय लगाते हैं कि डीजे नहीं बजेगा, चोंगा नहीं बजेगा। तो उसके पीछे का मतलब परिणाम ये नहीं होता कि उनका किसी धर्म विशेष पर जो है वो प्रहार है, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मतलब चूँकि बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है वो अच्छा किया जाए और कहीं ना कहीं मतलब अभी हमारे आने वाले जनरेशन्स हैं उनको भी अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। अभी तो सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है कि 11 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। तो मतलब देखिए कहीं ना कहीं अब हम लोग हेल्थ को लेकर के उतना कंसर्न नहीं रहते हैं, तो इसलिए भी ये सारी समस्याएँ आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो देखिए भूकंप ध्वनि प्रदूषण का कारण है, बहुत उसमें मतलब जो है वो पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ होता है। तेज़ वर्षा होता है उस समय भी आप लोग देखते हैं कि किस किस प्रकार के आवाज़ आते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो वो भी जो है वो बिजली की कड़कड़ाहट से भी जो है वो ध्वनि प्रदूषण होता है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्न में से कौन भूमि प्रदूषण के कारण है? तो देखिए भूमि का प्रदूषण होना कैसे होता है? लैंड डिग्रेडेड होना, है ना, जमीन की क्वालिटी जब खराब होती है तो उसी को कहते हैं भूमि प्रदूषण। तो देखिए जल प्रदूषण से भूमि प्रदूषण होगा, क्योंकि जल वापस भूमि में ही सींच करके जाएगा। सपोज आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज किए तो पानी के द्वारा वो वापस भूमि के अंदर जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भूमि को भी बर्बाद कर रहा है। वनों की कटाई से रिलेटेड सब चीज़ें, मान लीजिए वन यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पेड़ पौधा नहीं होंगे, पेड़ पौधा नहीं होंगे तो क्या होगा? मिट्टी को जकड़ करके नहीं रखेगा, जैसे ही वर्षा होगा वहाँ के सारे मिट्टी को उखाड़ करके ले जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन होगा, है ना, सॉइल इरोजन जिसको हम लोग कहते हैं। फिर जनसंख्या वृद्धि तो सब चीज़ से रिलेटेड, जनसंख्या बढ़ेगा तो ज़रूरत बढ़ेगी, फैक्ट्री ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होंगे, गाड़ी ज़्यादा यूज़ होगा, बाकी सब चीज़ आप उससे जोड़ लीजिए। वो पानी का उपयोग ज़्यादा बढ़ेगा, हवा जो है वो ज़्यादा दूषित होगा, तो ये सभी जो है वो भूमि प्रदूषण के कारक हैं। सर्वप्रथम किसने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो W.G. रोसेन जी हैं, रोसेन जी जो हैं वो जैव विविधता का प्रयोग सबसे पहले किए थे। जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पिछले 300 वर्षों में वैश्विक तापमान में कितनी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई? तो 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। देखिए वैश्विक तापमान क्या होता है ना, तो मतलब पूरे पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपके पास एक बर्तन है या कुकर है, कुकर में जो है वो आप कुछ चढ़ाए हुए हैं, सपोज भात चढ़ाए हुए हैं, दाल चढ़ाए हुए हैं, कुछ भी चढ़ाए हुए हैं, और आप क्या करते हैं ना कि उसको मान लीजिए कि अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका बर्तन है और उसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना है। तो उसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाने के लिए देखते हैं हम लोग को कितना तापमान देना पड़ता है। जब उतना तापमान देते हैं तब जा कर के क्या होता है कि मतलब पूरे कुकर का जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ पाता है। अब समझिए कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, लगभग 6400 किलोमीटर जो है इसका रेडियस है। 6400 किलोमीटर रेडियस वाला अर्थ जो है, मतलब इतना बड़ा अर्थ है, और अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना होगा तो कितना टेम्परेचर उसको देना होगा? मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना मात्रा में तापमान बढ़ेगा तब पूरे पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा। यही चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। पूरा पृथ्वी का तापमान अगर 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ता है ना, इसका मतलब है कि बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुई है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो हीट ट्रैप हुआ है अर्थ में, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ अर्थ में। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जिसको भूमंडलीय तापन जिसको कहते हैं, भूतापन भी जिसको कहते हैं। तो इसका सबसे पहला परिणाम आपको दिखेगा ग्लेशियर्स पे। ग्लेशियर जिससे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, सदाबहार नदियाँ जो सालों भर बहती रहती हैं, सबसे पहले वो नदियाँ जो है वो मतलब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो हमारा जो नदी का स्रोत है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वही पानी जो है वो समुद्र में जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, पानी का लेवल ऊपर आएगा, जिसके कारण क्या होगा? आसपास का भूमि जो है वो जलमग्न हो जाएगा। और लैंड जब जलमग्न हो जाएगा, ठीक है ना, तो समझिए कि कितना बुरा स्थिति देखने को आपको मिल सकता है। कई ऐसे भूमि है जलमग्न हुए हैं, जैसे कई बस्तियाँ जो है वो बिखर गई, कितने लोगों की जानें जो हैं वो खतरे में पड़ी हैं, जान माल की नुकसान भी होता है। तो इसे 2004 के सुनामी में भी देखने को मिला था। हमारा जो सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट था वो भी डूब गया था, है ना। चलिए, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र ना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो A.G. टेंसले साहब ने किया था। कौन किए थे? तो A.G. टेंसले साहब जो है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किए थे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। निम्न में से किस पौधे में ट्राइनाइट्रोटोल्यून जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता होती है? तो कैथरेंथस रेशियस एक पौधा है, कैथरेंथस रेशियस एक पौधा है जो मतलब ट्राइनाइट्रोटोल्यून जैसे घातक विस्फोटक को भी विघटित करने की क्षमता रखती है। तो याद रखिएगा, कैथरेंथस रेशियस जो है एक ऐसा पौधा है जो ट्राइनाइट्रोटोल्यून जैसे घातक विस्फोटक को भी विघटित करने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सूक्ष्म जीव या जीवों में औद्योगिक अपशिष्ट में से विभिन्न प्रकार की भारी धातुओं को हटाने की क्षमता होती है? तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट में बहुत सारे भारी भारी धातु होते हैं तो उसको हटाने की क्षमता जो है वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है? तो दोनों ऑप्शंस होंगे, स्यूडोमोनास प्यूटिडा और ऑर्थोबैक्टर। स्यूडोमोनास प्यूटिडा और ऑर्थोबैक्टर ये दोनों जीव जो हैं उस दोनों में अवशिष्ट पदार्थ को हटाने की क्षमता होती है। अवशिष्ट पदार्थों से मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट से जितने भी भारी धातु होते हैं उसको हटाने की क्षमता होती है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व जल दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। राइजोपस एराइजस
नामक कवक किस घातक तत्व को हटाने की क्षमता होती है? तो इसका उत्तर होगा यूरेनियम और थोरियम। इस दोनों को हटाने की क्षमता जो है वो राइजोपस एराइजस में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव विविधता संपन्न क्षेत्र झारखंड में स्थित है? हाँ, तो पिठौरिया घाटी झारखंड में स्थित है, सारंडा का वन झारखंड में स्थित है, नेतरहाट की पहाड़ी भी झारखंड में स्थित है। तो ये सभी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो अगला प्रश्न है, पिठौरिया घाटी किस जिले में स्थित है? तो रांची जिले में पिठौरिया घाटी स्थित है ना। रांची जिले में जो है वो पिठौरिया, एक मिनट, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फूल को देवघर कांवरिया पथ में लगाया जा रहा है ना। तो जो फूल का नाम है उसका नाम है शिवलिंगम। क्या नाम है? शिवलिंगम फूल को जो है वो देवघर पथ में लगाया जा रहा है। निम्न में से किस पेड़ की छाल को अगरबत्ती बनाने में किया जाता है? तो मेद पेड़ का जो छाल होता है उससे अगरबत्ती बनाने में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है? तो शीतल पौधे का प्रयोग जो है वो रस्सी बनाने में किया जाता है। शीतल पौधे का प्रयोग जो है वो रस्सी बनाने में किया जाता है। विश्व में गिद्ध की कितनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है? तो 9 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है? तो 9 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। IUCN की सूची के अनुसार, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है प्राकृतिक संरक्षण के लिए, उसके सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है? तो उसका उत्तर है 3 प्रजातियां जो है वो गिद्ध की विलुप्त होने के कगार पर है। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति का गिद्ध झारखंड में पाया जाता है? तो जिप्स बेंगलेंसिस पाया जाता है, जिप्स इंडिकस पाया जाता है और ऑजिप्सियंस भी पाया जाता है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, ABC, है ना। तो ये तीनों प्रजाति जो है वो झारखंड में पाया जाता है। गिद्ध का ये तीनों प्रजाति झारखंड में पाया जाता है। जिप्स बेंगलेसिस एवं जिप्स इंडिकस सिर्फ किस जिले में मिलता है? तो सिर्फ हजारीबाग जिले में मिलता है। आप लोग अगर कभी हजारीबाग का भ्रमण किए होंगे तो अगर मेन सिटी को छोड़ दे, झारखंड का जो भी मेन सिटी है 1-2 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है, तो यहाँ पे पॉल्यूशन है, इस बात से हम अग्री करते हैं। यहाँ एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, वाटर प्रॉब्लम भी है, वाटर लॉगिंग भी, मतलब नाली का उतना अच्छा से प्रबंधन नहीं है। लेकिन यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा सा दूर जाने लगते हैं, गाँव की ओर जाते हैं, तो आपको वहाँ का वातावरण, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया लगेगा कि मत पूछो, पूरा मनमोहक। अगर कोई बीमार आदमी भी वहाँ पे जाता है तो अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करता है, वहाँ बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। मतलब आप ऐसे समझिए ना कि मतलब एक ही दिन में आपको वर्षा भी दिख जाएगा, धूप भी दिख जाएगा, सब कुछ। जैसे शिमला मनाली वाला फीलिंग जो है वो हजारीबाग में आता है। तो हजारीबाग की बात ही कुछ और है। हजारीबाग जो है मतलब एकदम पॉल्यूशन फ्री जगह है। तो ये सब अभी भी बचा हुआ है और इसको संरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन नगरीकरण की चपेट तो सबको अपने में ले ली है ना। अगला तो देखते हैं, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो पिंजौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पिंजौर में, है ना। कैनरी हिल किस राज्य में स्थित है? तो कैनरी जानते हैं हजारीबाग में। कैनरी एक टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत बढ़िया कैनरी जगह है। वहाँ पे लोग जाते हैं, चारों तरफ से रोड बना हुआ है, पहाड़ के चारों तरफ से, ठीक है। ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी जो है वो सीढ़ी बनी हुई है और अब तो उसको काफ़ी बढ़िया से उसको और रिनोवेट कर दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। झारखंड टूरिज्म नीति 2015 के तहत निम्न में से किस क्षेत्र को विकसित किया जाना? फॉसिल पार्क को विकसित किया जाना है, पारसनाथ को विकसित किया जाना है और त्रिकुट पर्वत को भी विकसित किया जाना है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के अंतर्गत राज्य के किन जिलों को सम्मिलित किया गया है? देखिए इसका पूरा नाम है CCKNI, है ना। हम लिख देते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम क्वेश्चन है। CCKNIA ऐसा है, CCKNIA। इसका पूरा नाम है क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर, है ना। तो क्लाइमेट चेंज जो होता है उसका नॉलेज होना चाहिए, उसको एक नेटवर्क के तहत उस नॉलेज को पहुंचाना है भारतीय कृषि का, है ना। तो इसमें जो है वो 3 राज्य को सम्मिलित किया गया था। 3 राज्य कौन कौन से थे? तो झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र। झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और झारखंड में भी 2 जिले का, उड़ीसा में भी 2 जिले का और महाराष्ट्र में भी 2 जिले का चयन किया गया था। तो झारखंड के 2 जिले कौन कौन है? पूर्वी सिंहभूम एवं रांची हैं। अगला प्रश्न भी वही है, 32 नंबर, पूर्वी सिंहभूम एवं रांची। और इसका मुख्य मकसद क्या था कि मतलब मोबाइल SMS के द्वारा या बाकी चीज़ के द्वारा एक नेटवर्क बना लेना है जिसके तहत जो है वहाँ के किसानों को, मेल फीमेल दोनों किसानों को जो है वहाँ के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकारी दिया जाए ताकि उस अनुसार से अपने कृषि में परिवर्तन किया जा सके, कृषि में सुधार किया जा सके।
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय क्या है ना? तो केंद्र एवं राज्य का व्यय जो है वो 60-40 के अनुपात में है। 60% केंद्र देगा, 40% खर्च जो है वो राज्य सरकार का होगा। राज्य की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ होने के कारण वर्षा जल का कितना प्रतिशत जल प्रवाहित हो जाता है? तो वर्षा जल का एक बहुत बड़ी मात्रा प्रवाहित हो जाती है, और वो कितना प्रतिशत होता है? तो 70% जल जो है वो ऐसे ही प्रवाहित हो जाती है, तो 70% हो जाएगा। राज्य में कितनी प्रतिशत भूमि सिंचित भूमि है? तो आपको जान के आश्चर्य होगा, मात्र 12% भूमि सिंचित भूमि है। वहीं अगर आप काउंटर पार्ट में देखें तो भी मतलब उड़ीसा नहीं, पंजाब को देख ले, हरियाणा देख ले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख ले, राजस्थान का 4 जिला गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सभी में लगभग 90% सिंचाई है, 95%, इतनी सारी सिंचाई की व्यवस्था है, तो वहाँ के किसान तो समृद्ध होंगे। अब वहीं उसके उल्टा झारखंड को ले लीजिए, तो यहाँ का राज्य सरकार और यहाँ का केंद्र सरकार दोनों ही जो है यहाँ पे इस प्रकार से इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं कि मतलब यहाँ पे 12% भूमि सिंचित है। अब बताइए 12% भूमि सिंचित है तो किसान कहाँ से फसल उपजा पाएंगे? वो तो बस सिर्फ और सिर्फ मानसून वर्षा पे डिपेंडेंट रहेंगे, और मानसून वर्षा पे डिपेंडेंट रहेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? यहाँ के लोगों को बाहर काम करने को जाना पड़ेगा। तो बहुत एक सोची समझी राजनीति के द्वारा झारखंड, उड़ीसा जैसे जो मतलब मिनरल रिच स्टेट्स हैं, उन सबको जो है वो क्या किया जाता है कि मतलब मजदूर राज्य के रूप में बना करके छोड़ा जाता है, ताकि यहाँ के लोगों का अच्छा खासा शोषण किया जा सके। एक प्रकार का शोषण ही है सोची समझी राजनीति के तहत। तो फिर क्या होता है कि जो डेवलप्ड स्टेट है, जिनको डेवलप्ड बनाया गया है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब क्षेत्रों में जो है वो यहाँ के लोग अच्छे खासे मात्रा में जाकर के वहाँ पे मजदूर के रूप में काम करते हैं। अगला प्रश्न है, देश में वह प्रथम कौन सा राज्य है जहां इग्नू के सहयोग से जल छाजन विषय पर पाठ्यक्रम किया जा रहा है? इग्नू का मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, है ना? तो मतलब डिस्टेंस कोर्स जो कहते हैं। तो झारखंड जो है वो पहला राज्य है जो इग्नू के साथ मिल करके जल छाजन विषय पर पाठ्यक्रम चला रहा है। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस, है ना, वो पढ़ाई लिखाई चल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो करके जो है वो यहाँ पे झारखंड में उस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है ना। निम्न में से किसके सहयोग से राज्य में निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना संचालित है? तो निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित है। निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना में राज्य एवं विश्व बैंक का व्यय का अनुपात क्या है? तो राज्य जो है वो कितना देगा और विश्व बैंक जो है वो कितना देगा? तो राज्य जो है वो 60% और विश्व बैंक जो है वो 40% देगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य के में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए? देखिए झारखंड में बागवानी के बहुत स्कोप है, तो बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माइक्रो ट्रिप योजना, मतलब टपक सिंचाई योजना जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है कि मतलब बहुत बढ़िया से स्प्रिंकल लगा हुआ रहता है ताकि वहाँ से इरिगेशन हो सके, प्रारंभ हुआ है। तो ये कौन सा इंटरनेशनल संस्था है? तो ये है जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना CAMPA प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है वो 2002 को हुआ था। कब हुआ था? 2002 को। विश्व नम भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। वन बंधु योजना कब लॉन्च की गई थी? तो वन बंधु योजना जो है वो 2014 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 2014 में। निम्न में से किस राज्य का चयन वन बंधु योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है? तो हम लोगों को बताना है कि किसका चयन जो है वन बंधु योजना के तहत नहीं किया गया है। तो देखिए बिहार का वन बंधु योजना के तहत जो है वो चुनाव नहीं किया गया था। भारत सरकार ने राज्य के किस जिले का चयन वन बंधु योजना के तहत किया है? तो किया है तो वो पाकुड़ है। पाकुड़ का जो है वन बंधु योजना के तहत किया गया है। रांची नगर निगम ने आगामी 25 वर्षों के लिए सफाई व्यवस्था किस निजी कंपनी को दी? तो एसएल इंफ्रा को जो है वो रांची नगर निगम ने आगामी 25 वर्षों के लिए सफाई व्यवस्था एक निजी कंपनी है एसएल इंफ्रा, उसको दे दी है। किस कंपनी द्वारा जो है वो रांची से निकलने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा? तो हिटाची जो कंपनी है, हिटाची कंपनी द्वारा जो है वो रांची में जितने भी कचरे निकलेंगे उस पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा।
निम्न में से कौन सी जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग, जिसको भी डिस्कस किए, भूमंडलीय तापन भी जिसको कहते हैं, ओजोन परत का क्षय, आप जानते हैं कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन होता है जिसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है, CFCS। ग्रीन हाउस का प्रभाव, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह होते हैं। तो ये सभी जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको जानना जरूरी है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? पहला तो याद रखिएगा 1992 डेट को भी। और पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुआ था, पूरे देश के जो हैं वो प्रधान जो है, मतलब या तो वो सरकार के द्वारा भेजे जाएंगे या सरकार खुद, वो उन लोगों का सम्मेलन हुआ था जिसको पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? तो यही प्रकृति में जो इतना सारा परिवर्तन आज हम लोगों को अचानक से देखने को मिल रहा है, इन सबसे कैसे लड़ा जाए, उन सब की रणनीति बनाने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई थी? क्योटो एक जगह का नाम है जहाँ पे एक प्रोटोकॉल हुई थी या संधि हुआ था, जिसमें वो प्रकृति से लेकर के क्या क्या करना है, नहीं करना है। तो इस जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोनों ही। क्योटो प्रोटोकॉल संधि विश्व में कब लागू हुई? देखिए, बना तो 1997 में, लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 2005 ईस्वी में, है ना। कानकुन जलवायु परिवर्तन समझौता कब संपन्न हुआ? कानकुन जलवायु परिवर्तन समझौता जो है वो कब संपन्न हुआ? तो 2010 में। 2010 में। भारत सरकार ने देश के लिए कब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था? तो 2008 में। 2008 में जो है भारत सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था। निम्न में से कौन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन का अंग नहीं है? तो हमको बताना है कौन जो है वो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन का अंग नहीं है। नेशनल न्यूक्लियर मिशन अंग नहीं है, बाकी ये तीनों है। नेशनल सोलर मिशन अंग है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया और नेशनल वाटर मिशन भी है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है? तो हम लोगों को बताना है कि किसके द्वारा? तो UNDP के द्वारा। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है वो किया गया है। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है UNDP, उसके सहयोग से राज्य में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। किस ईस्वी तक? तो 2030 ईस्वी तक जो है वो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य जो है, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, कब तक किया गया? तो 2030 तक किया गया। अगला प्रश्न है, किस वैश्विक संस्था ने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया? सतत विकास लक्ष्य जो है वो जो निर्धारित करने वाली संस्था है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस भी जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। अगला है, जलवायु पर झारखंड एक्शन प्लान कब लागू किया गया था? तो झारखंड एक्शन प्लान कब लागू किया गया था जलवायु पर? तो 2014 में किया गया था। कब किया गया था? 2014 में किया गया था। राज्य एक्शन प्लान 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? सरायकेला खरसावां जो है वो सबसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। सबसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। झारखंड की कुल कृषि क्षेत्र कितना लाख हेक्टेयर है? कुल कृषि क्षेत्र पूछा जा रहा है ना, तो 22 लाख हेक्टेयर जो है वो कुल कृषि क्षेत्र है। और टोटल भूमि कितना है झारखंड में? तो 79.7 लाख हेक्टेयर। और उसमें से 22 लाख हेक्टेयर जो है कृषि क्षेत्र है और उसका मात्र 12% भूमि सिंचित है। समझ सकते हैं, मात्र 12%। किस प्रकार से झारखंड के लोगों को जान करके जो है वो मजदूर बना के छोड़ा जाता है। भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को जो है वो 15 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। झारखंड में कितने जलवायु प्रदेश स्थित हैं? तो झारखंड में कितने जलवायु प्रदेश स्थित हैं? तो 3 जलवायु प्रदेश जो है वो झारखंड में स्थित हैं। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत योगदान है? तो 20% जो है वो कृषि क्षेत्र का उत्पाद मतलब सहयोग है या योगदान है, जो कि मतलब एक बहुत बड़ा है। तो इससे पता चलता है कि कृषि में लोग कितना ज़्यादा निर्भर है, वो भी जहाँ पे मात्र 12% भूमि सिंचित है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, जिसको द्वितीय और तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र है, औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र है, कितना पीछे है। तो यहाँ के लोगों को ऑब्वियसली दूसरे स्टेट में पलायन करना पड़ेगा, है ना। झारखंड की कितनी प्रतिशत भूमि पर एक फसली कृषि होता है? 40% भूमि पर एक फसली कृषि होता है। एक फसली मतलब एक ही फसल साल भर में। तो झारखंड में जितने खेत हैं, खेत जहाँ पे धान उगाए जाते हैं, वो सब पे साल भर में एक ही बार फसल हो पाता है और सिर्फ धान लग पाता है तब जब मानसून आता है। उसमें से भी कई भूमि जो ऐसे ही पड़ती रह जाते हैं। और ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क, जिसको अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, CCKNI, ये किस राज्य में शुरू किया गया था? तो तीनों राज्य देखते हैं, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका उत्तर डी हो जाएगा।
CCKNIA के तहत राज्य में किस जिले का चयन हुआ, इसको भी डिस्कस किए थे। रांची और पूर्वी सिंहभूम ये दोनों ही जिले थे, तो सी हो जाएगा। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो 2001 में हुई है। कब हुई है? 2001 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न जो है वो है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बोकारो में, रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो रांची में स्थित है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी JREDA, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंटल एजेंसी का गठन कब हुआ था? डिपार्टमेंटल एजेंसी होगा, का गठन कब हुआ था, है ना। तो इसका जो है 2001 ईस्वी में हुआ था। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन 2001 में हुआ था। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 2009 ईस्वी को जो है वो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन हुआ था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत सरकार जो है वो 1986 में जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय गंगा नदी कब घोषित किया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो है वो 2008 में घोषित किया। 2008 में जो है वो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठन हुआ, है ना। तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है वो 2009 में हुआ। कब हुआ? 2009 में। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री जो है वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका चुनाव नहीं होता है कि अध्यक्ष कौन होगा या नियुक्त नहीं किया जाता है, जबकि जो मुख्यमंत्री होंगे वही जो है वो संस्था जो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण है उनके पदेन अध्यक्ष होंगे। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो बहुत लोगों को लगता होगा कि साहिबगंज है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साहिबगंज से गंगा नदी होते हुए गुजरती है। इसका उत्तर रांची है। मुख्यालय कहाँ है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का? तो रांची हो जाएगा। झारखंड में ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? तो झारखंड में ऊर्जा नीति जो है वो 2012 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? तो 2012 में। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी मिलीमीटर होती है? तो झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 1150 मिलीमीटर होती है ना। कई जगह 1200 मिलीमीटर भी दिया हुआ है, तो इसको एक बार आप लोग अपने से भी थोड़ा सा रिसर्च करके देख लेंगे। झारखंड में भूगर्भ जल का भंडार कितना मिलियन क्यूबिक मीटर है? तो 500 मिलियन क्यूबिक मीटर है। कितना है? 500 मिलियन क्यूबिक मीटर है। राज्य में सिंचाई हेतु कितने प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई में होता है? राज्य में सिंचाई हेतु कितने प्रतिशत भूमिगत जल का, तो कितना प्रतिशत भूमिगत जल? 20% भूमिगत जल का जो प्रयोग है वो सिंचाई में होता है। झारखंड ऊर्जा नीति 2012 के अनुसार अगले 1 वर्षों में कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत उत्पादन गैर परंपरागत स्रोत से करना है? तो 50%। देखिए गैर परंपरागत का मतलब क्या होता है? जो अभी परंपरा में नहीं है। अभी परंपरा में क्या है? तो जैसे कोयले से बिजली उत्पादन हम लोग करते हैं, तो ये परंपरा में है। पेट्रोलियम यूज करते हैं परंपरा में। क्या नहीं है परंपरा में? तो जैसे सोलर लाइट, हम लोग सोलर लाइट यूज नहीं करते हैं। हम लोग विंड एनर्जी नहीं यूज करते हैं, तो ये सब परंपरा में नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी नहीं यूज करते हैं, तो परंपरा में नहीं है। इन लोगों को परंपरागत स्रोत में ले आना है ना, गैर परंपरागत जो है उनसे उपयोग करना है। तो इससे 50% जो है प्रयोग करना है। आप सभी का ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी जो है वो इन्वायरमेंट चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और आप सभी तो बुद्धिजीवी हैं, तो आप लोगों को पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पता ही थी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम अपने में सुधार कर सकते हैं। तो आपका पॉजिटिव फीडबैक हो, नेगेटिव फीडबैक हो, कोई भी मैटर नहीं करता है। आपको अगर कुछ गलत भी लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि उस गलत में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी। तो आप एकदम फ्री महसूस करें, खुल करके लिखें, जो भी सजेशंस हो वो दें, क्योंकि आप तो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं, है ना। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का एक बार पुनः ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए।